नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आपका कोई सगा संबंधी, बेटा, पुत्र, कोई भी पति नशा करता है, शराब का, स्मैक का, चरस का, गांजे का या किसी भी चीज़ का, और आपने अपने सारे तरीके अपना के देख लिए और उसने भी अपने नशे को बंद करने के सारे तरीके अपना के देख लिए। आप भी थक गए, वो भी थक गया। वो छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ पा रहा, कोई छोड़ना नहीं चाहता लेकिन फैमिली छुड़ाना चाहती है, क्योंकि फैमिली को अंजाम का पता होता है कि अगर ये नशा नहीं छोड़ेगा तो इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो इसलिए फैमिली उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने के लिए, है ना, उसे दुनिया में जीने के लिए, स्वस्थ ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो फिर एक निश्चित कदम उठाते हुए किसी नशा मुक्ति केंद्र में डी एडिक्शन काउंसलिंग ट्रीटमेंट, है ना, या रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको एडमिट कराने के लिए जाती है। और जब फैमिली, परिवार अपने लड़के को लेकर वहाँ जाता है, वैसे तो कई केसों में ऐसा होता है कि लड़का जाता नहीं है, नशा इतना कर रहा होता है और नशे की वजह से उसका दिमाग इस कदर ख़राब हो चुका होता है कि वो मतलब अच्छा बुरा, सही गलत, माँ-बाप, भाई-बहन, परिवार, ज़िंदगी, रिश्ते नाते क्या होते हैं, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती, सब कुछ भूल चुका होता है। तो उसको नशा मुक्ति केंद्र से उठाने के लिए लोग आते हैं, है ना, ले जाने के लिए, जिसको पिकअप बोल देते हैं, घर से ले जाने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि वो चुपचाप भी नशा मुक्ति केंद्र आ जाते हैं, माँ-बाप के साथ, भाई-बहन के साथ भर्ती होने के लिए। लेकिन ये बात और है कि उनके मन में इस बार इस इलाज में जो वो भर्ती हो रहे हैं, इसके बाद बाहर जाकर नशा ना करने की है या करने की है। वैसे तो ये सारा इरादा अगर उसका नशा करने का है भी, तो अंदर रहते हुए नशा ना करने का इरादा बन जाता है कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। वहाँ के दुखों को झेलते हुए, वहाँ रहते हुए, है ना, नशे के विचार नहीं आते एक नशेड़ी को। ज़्यादातर नशेड़ी, ज़्यादातर, है ना, सभी नहीं, कई ऐसे भी होते हैं जो साफ कहते हैं कि मैं जाके नशा करूँगा, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर नशेड़ी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अब नशा नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें ये दिखाई दे रहा होता है कि आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ उसका निर्माण मैंने स्वयं किया है, ठीक है? आज अगर मैं नशा मुक्ति केंद्र में घसरी, पायलोन, झाड़ू, पोंछा, दूसरों की तेल मालिश, दूसरों के कपड़े, है ना, टटियाँ साफ, है ना, और सर में तेल लगाना, मालिश करना, जूते साफ करना, गाड़ियाँ साफ करना और उनका हर कोई हुक्म बजाना, अगर ये सब मैं कर रहा हूँ, है ना, ये जो मैं सह रहा हूँ, ये सिर्फ़ इसका ज़िम्मेदार मेरा नशा है। ना मैं नशा करता, ना मैं यहाँ आता। तो मैं अब बाहर जाकर, वो ये सोचता है कि नशा नहीं करूँगा, एक अच्छी ज़िंदगी व्यवस्थित करूँगा। उसके दिल में उमंग-तरंग जागने लग जाती है कि मैं खाऊँगा, पीऊँगा, सेहत बनाऊँगा, घूमूँगा, फिरूँगा, लेटबाज़ी दिखाऊँगा, मगर नशा नहीं करूँगा। गाड़ी खरीदूँगा, मोबाइल अच्छा खरीदूँगा, है ना? कपड़े खरीदूँगा, जूते खरीदूँगा, ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मगर नशा नहीं करूँगा। तो जो परिवार के साथ खुद आया है भर्ती होने के लिए, तो परिवार क्या है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि आपके मतलब सेंटर में क्या-क्या होता है, खाना-पीना कैसा है, रहन-सहन कैसा है कैसा है ना? क्योंकि परिवार को लगता है इलाज होता है यहाँ पर, है ना? लेकिन ये परिवार का सिर्फ़ भ्रम है, परिवार को सिर्फ़ धोखे में रखा जाता है ना? वो इलाज नहीं कहलाता, क्योंकि नशे का कोई इलाज नहीं है। नशे का कोई, यहाँ हिंदुस्तान से लेकर और अमेरिका तक भी कोई इलाज नहीं है। तो इलाज नहीं होता है, वहाँ पे एक थेरेपी होती है, एक टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है ना? क्लासेस होती हैं, एक को देखकर दूसरा रंग बदलता है, एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं, वहाँ रहकर उन्हें एहसास होता है ना? कि खाने का एहसास होता है, पीने का एहसास होता है, ज़िंदगी का एहसास होता है, माँ-बाप का एहसास होता है, रिश्ते-नातों का सब एहसास होता है। फिर जो क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस में वो सुनते हैं कि नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, नशा छोड़कर कैसे जिया जा सकता है ना? नशा क्या है, ये एक बीमारी है या नहीं है? उनको ये चीज़ें पता चलती हैं। नार्कोटिक्स के बारे में पता चलता है, कई रिहैबों में नहीं पता चलता है। अगर कोई विज़िटर वहाँ जाके पूछे कि भई अन्य का नाम सुना है, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं सुना है। तो काउंसलिंग क्लासों के माध्यम से, है ना, उन्हें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में, नशा छोड़ने के बारे में, और सुबह से लेकर शाम तक क्लास, योगा, मेडिटेशन और नाश्ता, लंच, डिनर, बीच में 4 बजे चाय, सैटरडे को नाइट में चाय, है ना, डांस सेशन, मूड मेकिंग यानी गाना-वाना, अंताक्षरी वगैरह। तो इलाज मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पे मतलब सिर्फ़ एक थेरेपी होती है, जैसे कि टीडीए, थेरेप्यूटिक, है ना, डेली असाइनमेंट, एक कार्य होता है। तो ये जो थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट होता है, ये होता है वहाँ पर झाड़ू, पोंछा, टॉयलेट साफ़ करने को बोलते हैं, दूसरे के अपने काम करने को बोलते हैं, चद्दर साफ़ करने को, वगैरह-वगैरह, मतलब जो बर्तन-वर्तन धोना वगैरह होता है, इसको टीडीए बोलते हैं, या वहाँ की सफाई करने को। तो इससे क्या है, मरीज़ के हाथ-पैर चलते रहते हैं और सुबह उठने का एक टाइम होता है, सोने का एक टाइम होता है।
तो इससे क्या है, मरीज़ को टाइम से सोना और टाइम से उठने की आदत होती है ना? और हर खाना भी टाइम से खाना, समय से नहाना, समय से हर काम करने की आदत होती है। क्योंकि नशेड़ी का कोई टाइम नहीं होता, ना सोने का कोई टाइम होता था, ना उठने का कोई टाइम होता है, ना खाने का, ना पीने का, ना कहीं जाने का, है ना? ना किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं है ना? वो कब उठ रहा है, कब सो रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, उसका कोई पता नहीं होता। तो क्या है, वो एक शेड्यूल में आना सीखता है कि सुबह इतने बजे उठना, फिर उसके बाद योगा, मेडिटेशन, फिर इतने बजे नाश्ता, फिर इतने बजे डिनर, इतने बजे लंच, है ना? तो ये टाइम टेबल इसलिए होता है ताकि उसको टाइम टेबल में, शेड्यूल में जीना है, ज़िंदगी को ज़िंदगानी की शर्तों पर जीना है। लेकिन कई रिहैबिलिटेशन सेंटरों में ये टाइम टेबल भी बिगड़ा हुआ होता है ना? उठने का टाइम तो सेट होता है कि इतने बजे उठना है, लेकिन सोने का टाइम सेट नहीं होता, ठीक है? और खाने का टाइम सेट नहीं होता। आमतौर पर रात का खाना 8 बजे आ जाना चाहिए या 9 बजे आ जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि बेचारे मरीज़ इंतज़ार करते रहते हैं और खाना 9 बजे का खाना 11 बजे आ रहा है, मैंने खुद देखा है। 8 बजे का खाना साढ़े 9 बजे आ रहा है। अगर खाना आने में 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो बस मरीज़ मायूस हो जाते हैं, उनकी भूख की शिद्दत इतनी, चक्कर-वक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, सिर्फ़ उस वक़्त वो खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्था, है ना, ऐसी होती है कि उनका खाना बहुत लेट आता है। उनको नहीं पता कि कितने बजे आएगा, क्योंकि राशन लेट आया, तेल लेट आया, सिलेंडर लेट आया, और कइयों में तो ये रोज़ का है, खाना लेट आना और थोड़ा-सा देना। मतलब खाने में मतलब कोई चीज़ें नहीं डालना, जैसे कि लागत नहीं लगानी, नमक की कमी करना, मिर्च की कमी करना, तेल की कमी करना या बचत करना, ठीक है? कच्चा-पक्का उबला हुआ, तो भूख लगने पर वो कच्चा-पक्का उबला हुआ भी कौरमा लगता है। इसी तरह जेल में भी भूख बहुत लगती है कैदी को, है ना, मुजरिम को, तो वहाँ पर भी उबला-सुबला सा आता है। तो वहाँ पर भी मतलब सिर्फ़ गाजर गाजर का सालन, है ना? गाजर का सालन जो है, जो नशेड़ी घर पर नहीं खाता। घर पर नहीं खाता, मीठा-मीठा लगता है, आलू मीठे, गाजर मीठे। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में हो या जेल में हो, बंदिश में, है ना? उसे वो चीज़ भी, गाजर का सालन भी, गाजर आलू, मीठी गाजर का आलू भी तो कौरमा लगता है कि बस ये भी ज़्यादा मिल जाए और मैं खा लूँ। तो कई सेंटरों में समय बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है? और अपने क्लासों के माध्यम से कई जगह ऐसा होता है कि कोई काउंसलर रखे हुए होते हैं। डायरेक्टर को समय नहीं होता तो वो काउंसलर रख लेता है, और वो काउंसलर भी कोई ऐसा होता है कि हरामखोर, है ना? बस अपनी तनख्वाह से मतलब रखना और बस परिणाम देना, डायरेक्शन देना, ये कर सकता है तू, वो कर सकता है तू, सिर्फ़ एक्टिविटी की कॉपी चेक करना अच्छे तरीके से आता है उसको, है ना? कॉन्स देना अच्छे तरीके से आता है ना? वो कन्फर्टेशन करना अच्छे तरीके से आता है, डिसिप्लिन बनाना अच्छे तरीके से आता है, टाइम टेबल बनाना अच्छे तरीके से आता है। लेकिन उन्हें समझाना, जिससे कि वो बाहर जाकर अगर उनका नशे का मन करे तो उनको ये पता चले कि अब क्या करना है, यानी एडिक्शन के बारे में बताना, या 12 कदमों से समझाना, 12 परंपराओं से समझाना, या कार्यक्रम से समझाना, ठीक है? और हर दिन के अध्याय को अच्छे से खोल के बताना, उनके सवालों के जवाब देना, उन्हें उनकी फीलिंग से थ्रू करना, उन्हें हँसाना भी और उनके साथ मस्ती भी करना, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। और चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं। लेकिन ज़्यादातर रिहैबिलिटेशन सेंटरों में पाया जाता है कि तनख्वाह बचाने के लिए और उसके नाज़-नखरे बचाने के लिए, क्योंकि वो तो कहेगा भाई मुझे तो मुर्गा चाहिए, बिरयानी चाहिए, खाना अच्छा दो, तो उसके मतलब खर्चा बहुत होता है उसका। एक तो फ़ीस, फिर उसका रेगुलर रोज़मर्रा का खर्चा, तेल का, साबुन का, इसका, उसका, खाने का, पीने का, तड़के का, फिर उसके ऐशो-आराम, छुट्टी वगैरह-वगैरह। इन चक्करों में बहुत से कि ये टोका-टाकी करेगा, इंटरफेयर करेगा, मुझे मेरे तरीके से प्रोग्राम चलाने नहीं देगा, नहीं रखते। मेन वजह होती है कि इंटरफेयर और पैसे की बचत। क्योंकि डायरेक्टर को लगता है कि यार मैं काउंसलर क्यों रखूँ? मैं तो खुद एक काउंसलर हूँ। मुझसे बड़ा कोई काउंसलर थोड़ी है दुनिया में। तो मैं खुद काउंसलर हूँ, है ना? अपने समय रहते मैं खुद क्लास ले लिया करूँगा। तो ज़्यादातर उसको समय मिलता ही नहीं है, लिहाज़ा वो क्लास नहीं ले पाता, और अगर लेता भी है तो वही गाली-गुफ्तार वाली, और एक ही चीज़ वो रोज़ बयान करता है अपनी क्लास में। नशा नहीं करना बाहर जाकर, अगर किसी ने नशा करा तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ठीक है? तो एक ही चीज़ की उसकी रोज़ की क्लास होती है, कोई टॉपिक नहीं होता है। शुरू हो जाता है, हाँ भाई तू बता। बस उसकी बातों में उलझना शुरू, और फिर दूसरे की बातों में उलझना शुरू, एक आध को तोड़ दिया, खत्म। तो मुझसे बड़ा तो कोई काउंसलर नहीं है, वो ये सोचता है, और उसको फिर समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता है, होता क्या है कि मरीज़ जो होते हैं वो खुद आपस में क्लासें लेते हैं, है ना? एक जो वहाँ पे थोड़ा-सा अनुभवी होता है या दोबारा प्रोग्राम में आया होता है, इलाज में आया होता है, तो वो अपनी क्लास लेना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पास इतना एक्सपीरियंस, अनुभव या कार्यक्रम नहीं होता है कि जिससे सामने वाले की कुछ पल्ले पड़े। क्योंकि वो भी मरीज़, वो भी बंद, वो भी बंद। वो भी नशा छोड़ने आया है, वो भी नशा छोड़ने आया है।
तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है काउंसलिंग का एक आपस में क्लासें लेने से। होता क्या है कि आपस में क्लास से वो खाना पूर्ति करते हैं, सिर्फ़ खाना पूर्ति करते हैं, समय देखते रहते हैं कब घंटा पूरा हो और हम प्रार्थना करें और हटें, है ना? आपस में साठ-गाँठ होती है कि भई आप मैं तो साथ में एक रोज़ ही क्लास लेनी है तो अपने आराम से बैठो, पैर पसारो, समय गुज़ारो, बस दिखाओ कि हाँ क्लास में बैठे। ठीक है? ऐसा होता है। तो फैमिली जब आती है इसलिए इसको मतलब इलाज नहीं बोलते। इलाज तो कह लो उसको बोलते हैं जैसे कि सुई लगाना, दवा लगा खिलाना, गोली खिलाना, चीरा लगाना, ऑपरेशन करना, बोतल लगाना और रोज़ाना कोई खुराक खिलाना वगैरह-वगैरह। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में जो है थेरेपी कहलाएगी, वहाँ पर जो है कोई दवा, गोली, इंजेक्शन ये सब नहीं दिया जाता है। ठीक है? और जो लोग दवा, गोली, इंजेक्शन इसके नाम पे पैसे लेते हैं मरीज़ की फैमिली से, तो वो सिर्फ़ झूठ बोलकर लेते हैं। होता क्या है कि सिर्फ़ मरीज़ को 2-3 दिन दवाई देते हैं वो, जब मरीज़ आता है, और दवाई भी वो कौन-सी होती है, कोई हल्की-फुल्की एक एल्प्रेक्स होती है जिससे कि वो सो जाए, और कोई दर्द निवारक गोली कैप्सूल होती है जो उसको ये बताकर दे दी जाती है कि ये देख, ये वो वाले कैप्सूल हैं, है ना? और गोली, भाई नींद नहीं आ रही है वो, तो कोई भी गोली उसको नींद की बता के दे दी जाती है जो नींद जैसी लग रही हो। तो उसे खा के वो अपने सो जाता है। उसको वही फीलिंग आती है कि मैंने हाँ, वो दवाई खाई है। लेकिन जो बहुत तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है डिटॉक्स में मरीज़, उसको एल्प्रेक्स वगैरह 1 या एल्प्रेक्स या 2 एल्प्रेक्स देके सुला देते हैं शुरुआती 2-3 दिनों में। बस इतनी सी वो 2-3 गोलियाँ, 4 गोलियाँ दी जाती हैं। या बीच में उसकी कोई बुखार, नज़ला, जुकाम, खाँसी हो जाए तो उसको अपने सेट्रिजिन, डल्को, ये सब चीज़ें, अगर कब्ज़ हो जाए डल्कोफ्लेक्स, बुखार हो जाए पैरासिटामोल दे दी। ये अठन्नी-चवन्नी ₹1 वाली दवाई, कोई नहीं आता। डॉक्टर आता है विज़िट करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। तो वो सिर्फ़ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आता है और फॉर्मेलिटी पूरी करवाने के लिए ही उसको बुलाया जाता है, एक-एक मरीज़ को वो देखता है और वही झोला-छाप दवाई उन्हें दे देता है और वो दवाई उन्हें स्टाफ खिला देता है। वही ₹1 ₹2 वाली दवाई, भ्रम भ्रम, ठीक है? इसलिए इसको इलाज नहीं कहेंगे। तो ये थोड़ी-मोड़ी दवाई होती है, जिसके नाम पे वो बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। चेकअप कराने लेके जाना है, टेस्ट कराना है, इसको वहाँ ले गए थे, वहाँ ले गए थे, ऐसा-वैसा ये वो। होता ₹100 का खर्चा है तो बताया उसको, फैमिली को ₹500 का जाता है। तो फैमिली इंक्वायरी करती है कि भाई रहन-सहन कैसा है? तो उनको बताया जाता है कि हाँ जी, रहन-सहन ऐसा है, नाश्ते में है, डिनर में है, बहुत अच्छा-अच्छा दिखाया जाता है। 1-2 मरीज़ को ऊपर से बुलाकर, नीचे से बुलाकर के देखो ये लड़के हैं, अब ये बाहर रहते हैं और ये खुद आए मेरे पास। ये चले गए थे, लेकिन ये मोहब्बत में खुद आए हैं। फैमिली को लगता है भाई वाह! ये बहुत अच्छा माहौल होगा ताकि ये मोहब्बत में खुद आएँ, तो हमारा लड़का सुरक्षित है भाई। तो फैमिली क्या है कि कोई-कोई फैमिली बोलती है कि अ, कोई गारंटी-वारंटी भी है नशा छुड़ाने का, इसका कि हाँ, ये आपके इलाज से नशा छोड़ देगा। उन्होंने माँगे वही लाख रुपए 6 महीने के माँगे या 2 लाख रुपए 6 महीने के माँगे। कई फैमिली ऐसी होती हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है, हम 2 लाख रुपए क्या 3 लाख रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन और या फिर अगर आप 6 महीने कहते हो तो हम 9 महीने देने को तैयार हैं, लेकिन कोई गारंटी है कि ये यहाँ से जाने के बाद नशा छोड़ देगा। तो अगर वो गारंटी देता है रिहैब, यानी नशा मुक्ति केंद्र अगर गारंटी देता है कि हाँ, हमारी गारंटी है यहाँ से जाने के बाद नशा नहीं करेगा, 3 लाख रुपए और 9 महीने छोड़ दो इसको। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आपसे या उस परिवार से या उस नशेड़ी से कि ये जो गारंटी वो दे रहे हैं, ठीक है? तो नशा छुड़ाने की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है? नारकोटिक्स एनोनिमस तक भी नशा छुड़ाने की गारंटी नहीं देता है या वो कोई वादा नहीं करती है कि आप ऐसे-ऐसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि ये जो है एक एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसलिए एडिक्ट रिलैप्स हो सकता है और होते हैं। तो अगर गारंटी के बल पर वो आपको गारंटी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ उस वक़्त जो आप उसको पैसे दे रहे हो और 9 महीने, 6 महीने छोड़ने का बोल रहे हो, वो सिर्फ़ अपने पैसे ऐंठने के लिए आपको गारंटी दे रहा है। गारंटी सिर्फ़ पैसे, रुपए, फ़ीस पाने के लिए दे रहा है, ठीक है? तो जब वो आपको गारंटी दे, तो आपको क्या करना है कि आपको एक स्टाम्प पेपर लेकर के पहले से ही जाना है, गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर, ठीक है? कोई भी, उस पर लिखवाना है उससे कि गारंटी जो आप दे रहे हो वो इस पर लिखित में दो कि अगर इसने यहाँ से बाहर जाकर नशा करा, तो हमने जो आपको 3 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है? वो हमें तुम वापस कर दोगे। तो देखना, तब देखना, कितनी बातें बना दी जाएँगी, लेकिन उस शपथनामे पर हस्ताक्षर नहीं होगा। लिखित में नहीं देंगे, क्योंकि गारंटी तो वो सिर्फ़ पैसा हासिल करने के लिए, मरीज़ पाने के लिए दे रहा है, ठीक है? अगर आप वही गारंटी उससे लिखित में माँगते हो सरकारी कागज़ पर, तो गारंटी नहीं देगा कोई भी। मैं मूंछें रखवा लूँगा, अगर कोई आपको स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करके दे दे कि आप 3 लाख रुपए दो और 9 महीने के लिए, 6 महीने छोड़ो, 9 महीने के लिए इसको रखो। ये यहाँ से जाने के 9 महीने बाद नशा नहीं करेगा, ज़िंदगी भर ठीक रहेगा।
कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा, कोई साइन नहीं करेगा, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हम किसी के दिल में नहीं बैठे, वो सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए। तो अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है तो अपने साथ एक स्टाम्प पेपर लेके जाना, भाई जो आप गारंटी हमें शब्दों में दे रहे हो वही चीज आप स्टाम्प पेपर पर लिखित में दे दो। तो नहीं देगा दोस्तों, मुंह से रखवा लो, मुंह से रखवा लूंगा। दोस्तों नार्कोटिक्स एनोनिमस भी एक वादा करती है सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, लेकिन उसका वादा भी ये होता है कि वो सिर्फ एडिक्शन से मुक्ति दिलाएगी अगर आप रेगुलर आते रहोगे और उसके बताए हुए सिद्धांतों पर अमल करोगे, ठीक है ना। तो आप जारी रहने वाले एडिक्शन से वो आपको दूर रखेगी, ठीक है। वो भी ये वादा नहीं करती कि कपड़े लत्ते धन दौलत बीवी बच्चा प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस सब कुछ हो जाएगा तेरे पास, सेहत हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो नशा मुक्ति केंद्र वाले जो है सिर्फ अपनी फीस बनाने के चक्कर में होते हैं। गारंटी देने का मतलब सिर्फ आपको लूटना होता है, समझ लो। और मान लो आप कोई कागज नहीं लेके गए हो सरकारी स्टाम्प पेपर, और आपने सिर्फ शब्दों में गारंटी उसने दे दी और शब्दों में आपने ले ली कि ठीक है 9 महीने छोड़ दो या 6 महीने छोड़ दो, इतने पैसे दे दो, ये बाहर जाकर नशा नहीं करेगा, हमारी गारंटी है। तो वो सिर्फ गारंटी के पैसों के लिए तो दे ही रहा है, बाकी के बाद की बात देखी जाएगी। और जब ये बाहर जाके नशा करेगा और फैमिली हमको बोलेगी कि भैया आपने तो गारंटी दी थी, तो क्या उखाड़ लेगी फैमिली। उनके पास बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी है कहने के लिए कि आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने कहा था इसको ऐसे करना, हमने कहा था इसको यहाँ भेज देना हमारे पास, है ना, हमने कहा था इसे ऐसे करवाना, हमने कहा था वैसे करवा देना, ठीक है, और हमने तो अपना सारा काम कर दिया था। अब ये खुद जाकर घर से अगर नशा लेकर अपने मुंह में डालता है तो हम इसका हाथ थोड़ी ना पकड़ लेंगे। अब ये तो इसके ऊपर है ना कि ये नशा ना करे, हमने तो अपना काम करके भेज दिया, अब ये बाहर नशा लेने जाता है तो हम इसके पीछे पीछे थोड़ी ना जाएंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके सामने रख कर वो अपना पलड़ा झाड़ लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, नशा छुड़ाने की कोई गारंटी नहीं होती है, और अगर कोई रिहैब नशा छोड़ने की गारंटी आपको दे रहा है तो वही गारंटी आपको स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना है। और जब आप स्टाम्प पेपर पर लिखित में देने की बात करोगे कि हमारे सारे पैसे हमें वापस देने पड़ेंगे अगर इसने नशा करा तो कोई रिहैब आपको लिखित में नहीं देगा, गारंटी है। धन्यवाद।